कभी आपने सोचा है, जब कोई हमारी बात नहीं सुनता या हमें किसी चीज में अपनी पहचान नहीं मिलती, तो अंदर क्या होता है? क्या वो एहसास जो हमें उठकर कहने पर मजबूर करता है, मैं ये कर सकता हूं? क्या वो है जो हमसे कहता है, तुमसे बेहतर कोई नहीं? यह है ईगो, वो हिस्सा जो हमें खुद को समझने में मदद करता है। ईगो वो छाया है जो हमें दूसरों से अलग दिखने की इच्छा दिलाती है। लेकिन क्या कभी आपने महसूस किया है कि यही ईगो हमें दूसरों से दूर भी कर सकता है? साइकोलॉजी में ईगो को एक ऐसा मनोवैज्ञानिक तत्व माना गया है जो हमें समाज और अपनी इच्छाओं के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। लेकिन अगर यही ईगो ज्यादा स्ट्रांग हो जाए तो वो खुद हमारे लिए समस्या बन सकता है। ईगो से जुड़ा हर पहलू हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाता है, चाहे वो सेल्फ वर्थ हो, कॉन्फिडेंस हो या फिर हमारी बाउंड्रीज। आज इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि ईगो क्या है, कैसे यह बनता है और कैसे इसे संतुलित किया जा सकता है। मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं अनस्पोकन रियल्म, जहां हम हर इमोशन को अनरैप करते हैं, बिना जजमेंट, बिना फिल्टर। तो आइए इस सफर पर चलते हैं, जहां हम ईगो की असली कहानी जानेंगे और देखेंगे कि यह हमारी जिंदगी को किस तरह से प्रभावित करता है। लेट्स बिगिन दिस जर्नी ईगो की गहराई में। अब जब हमने ईगो का परिचय ले लिया है, तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि ईगो आखिर है क्या। इसे सरल भाषा में कहें तो ईगो वो मानसिक हिस्सा है जो हमें हमारी पहचान देता है। यह हमें खुद के बारे में सोचने, समझने और महसूस करने का एक तरीका देता है। कभी कभी इसे आत्मसम्मान या आत्म छवि भी कहा जाता है। लेकिन यह सिर्फ एक मानसिक संरचना नहीं है, बल्कि हमारे व्यवहार, रिश्तों और सोच में गहरा प्रभाव डालता है। हमारे दिमाग में ईगो एक तरह का मिडिल मैन है जो हमारी इच्छाओं, आईडी और हमारे नैतिक सिद्धांतों, सुपर ईगो के बीच संतुलन बनाए रखता है। इसी कारण ईगो को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह हमारे निर्णयों को प्रभावित करता है, हमारे मनोविज्ञान को आकार देता है और हमारी दुनिया में हमारे स्थान को निर्धारित करता है। ईगो और आइडेंटिटी। ईगो का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है आइडेंटिटी। ये हमें अपने अस्तित्व के बारे में सोचने और महसूस करने का अवसर देता है। जब हमारी ईगो स्वस्थ होती है तो हम खुद को सम्मान, आत्मविश्वास और सकारात्मक तरीके से देखते हैं। लेकिन जब ईगो असंतुलित या ज्यादा मजबूत हो जाती है तो हमारी पहचान संकीर्ण हो सकती है। हमें खुद को दूसरों से बेहतर या अलग महसूस करने का एहसास होने लगता है। इसलिए ईगो और सेल्फ आइडेंटिटी का एक गहरा संबंध होता है। ईगो हमारी सामाजिक स्थिति, जीवन के अनुभव और हमारे व्यक्तिगत संघर्षों को आकार देता है। इसी कारण हमें यह समझना जरूरी है कि हमारी ईगो हमारी पहचान का हिस्सा है, लेकिन यह हमें हमारी सच्ची पहचान से भी जोड़ता है। ईगो का और एक मुख्य पहलू है, यह हमें दुनिया में अपने स्थान का एहसास दिलाता है। क्या हम सही हैं? क्या हमें दूसरों से कुछ अलग करना चाहिए? इन सवालों का जवाब हमारे ईगो के अनुसार होता है। ईगो को समझने के लिए हमें सबसे पहले सिगमंड फ्रॉइड की मनोविज्ञान की थ्योरी को देखना होगा, क्योंकि फ्रॉइड का मानना था कि हमारे मन की संरचना को समझने के लिए आईडी, ईगो और सुपर ईगो को समझना बहुत जरूरी है। ये तीनों मनोवैज्ञानिक तत्व मिलकर हमारे मानसिक जीवन को संचालित करते हैं और हमारे व्यवहार, सोच और निर्णयों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। आईडी हमारे मानसिक जीवन का वह हिस्सा है जो हमारे जन्म के समय से हमारे साथ होता है। आईडी का काम केवल हमारे सहज इंस्टिंक्ट्स और डिजायर्स को पूरा करना है। ये किसी भी प्रकार के नियंत्रण से बाहर होता है और अपनी इच्छाओं की तुरंत तृप्ति चाहता है। आईडी का मुख्य उद्देश्य प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करना है, जो कहता है कि हमें तत्काल संतुष्टि चाहिए होती है, बिना यह सोचे कि क्या वह सही है या गलत। सुपर ईगो दूसरी ओर हमारे नैतिक सिद्धांतों और समाज द्वारा निर्धारित सही गलत की अवधारणा को दर्शाता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और समाज में रहते हैं, सुपर ईगो हमारे अंदर विकसित होता है। यह हमें बताता है कि क्या करना सही है और क्या गलत, और हमारे मन में गहरी नैतिकता और आत्मग्लानि की भावना उत्पन्न करता है। सुपर ईगो का काम हमें मॉरल कॉन्शियंस देना है, ताकि हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रख सकें और समाज के नियमों का पालन कर सकें। अब ईगो की भूमिका आती है। ईगो वह हिस्सा है जो आईडी और सुपर ईगो के बीच संतुलन बनाए रखता है।
ईगो का काम रियलिटी प्रिंसिपल पर आधारित होता है, यानी यह देखता है कि आईडी की इच्छाओं को कैसे पूरा किया जा सकता है, जबकि सुपर ईगो के नियमों का पालन भी किया जाए। इसका मतलब यह है कि ईगो आईडी की इच्छाओं को रियलिस्टिक तरीके से संतुष्ट करने की कोशिश करता है, ताकि न तो आईडी की इच्छाओं का अतिरेक हो और न ही सुपर ईगो का दबाव। उदाहरण के लिए, अगर आईडी कहता है कि हमें तुरंत भोजन चाहिए, तो सुपर ईगो कहेगा कि यह गलत है, हमें इंतजार करना चाहिए। ईगो यह संतुलन बनाए रखता है, कहता है कि हम इंतजार करेंगे और जैसे ही उचित समय आएगा हम भोजन करेंगे। यहाँ पर ईगो का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हमारी मानसिक शांति बनी रहे और हम अपनी इच्छाओं और समाज के नियमों के बीच संतुलन बनाए रख सकें। जब ईगो का संतुलन सही होता है तो हम अपने निर्णयों में सही मानसिक स्थिति में होते हैं, लेकिन अगर यह असंतुलित होता है तो हमारी मानसिक स्थिति पर असर पड़ता है और हम सही निर्णय नहीं ले पाते। अब जब हमने ईगो, आईडी और सुपर ईगो को समझ लिया, तो यह समझना जरूरी है कि ईगो हमारी जिंदगी में कैसे काम करता है और यह हमारे सोचने, व्यवहार करने और मानसिक स्थिति को किस तरह प्रभावित करता है। ईगो का मुख्य उद्देश्य होता है संतुलन बनाए रखना, ताकि हम अपनी इच्छाओं को पूरी कर सकें, जबकि समाज के नियमों का पालन भी कर सकें। ईगो का असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर गहरा होता है, चाहे वह कामकाजी जीवन हो, रिश्तों में हो या फिर हमारे व्यक्तिगत संघर्षों में। जब भी हमें किसी महत्वपूर्ण निर्णय का सामना करना पड़ता है तो हमारी ईगो की भूमिका अहम हो जाती है। सोचिए, अगर आपको किसी ऐसे परिस्थिति का सामना करना पड़े जहां आपको अपनी इच्छाओं और समाज के दबाव के बीच एक संतुलित निर्णय लेना हो। उदाहरण के लिए, अगर आपको एक अच्छा व्यावसायिक अवसर मिलता है लेकिन इसके लिए आपको अपने परिवार से समय छोड़ना पड़े, तो आईडी कहेगा यह अवसर कभी नहीं मिलेगा, इसे छोड़ना नहीं चाहिए। वहीं सुपर ईगो यह कहेगा तुम्हें अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहिए, यह तुम्हारा कर्तव्य है। अब ईगो का काम है इन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना, ये देखना कि कैसे हम दोनों को साथ में संतुष्ट कर सकते हैं और अंत में एक निर्णय पर पहुंचना जो दोनों की इच्छाओं को ध्यान में रखे। इस तरह ईगो हमें यह समझने में मदद करता है कि हम अपनी इच्छाओं और समाज के दबाव के बीच संतुलन बनाकर सही निर्णय ले सकते हैं, जो हमें मानसिक शांति देता है। इसी तरह ईगो हमारे रिश्तों में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अक्सर हम देख सकते हैं कि हमारे रिश्तों में छोटी छोटी बातों पर ईगो क्लैशेस होते हैं। जब कोई अपनी गलती स्वीकार नहीं करना चाहता तो इसका कारण उसका ईगो होता है। यह हमें अपनी सेल्फ इमेज और प्राइड को बनाए रखने के लिए संघर्ष करने पर मजबूर करता है। यही कारण है कि हम अपने रिश्तों में कभी कभी झगड़ते हैं, क्योंकि ईगो हमें यह महसूस कराता है कि हम हमेशा सही हैं। यदि हम अपने ईगो को नियंत्रित कर पाते हैं तो हम अपनी सेल्फ इमेज को एक संतुलित तरीके से देख सकते हैं, जिससे रिश्ते मजबूत होते हैं और अधिक स्थिर रहते हैं। ईगो का प्रभाव व्यक्तिगत विकास पर भी गहरा होता है। जब ईगो सही तरीके से संतुलित होता है तो यह हमें अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पहचानने और सुधारने की प्रेरणा देता है। यह हमें आत्मसंवर्धन की ओर मार्गदर्शन करता है। लेकिन अगर ईगो असंतुलित हो जाए तो यह हमें अहंकार और घमंड की ओर ले जा सकता है, जो हमारे व्यक्तिगत विकास को रोक सकता है। इसलिए ईगो को सही ढंग से समझना और संतुलित रखना जरूरी होता है। जब हम तनाव या संघर्ष की स्थितियों में होते हैं तो भी ईगो हमारी प्रतिक्रिया को प्रभावित करता है। ऐसे समय में हमारा ईगो हमें अपनी स्थिति को सही साबित करने की कोशिश करने को प्रेरित करता है। हम दूसरों को गलत ठहराने या खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ईगो हमें यह महसूस कराता है कि हम हमेशा सही हैं। लेकिन जब हम अपने ईगो को संतुलित करते हैं और दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करते हैं तो हम अधिक सहानुभूति और समझदारी से काम लेते हैं, जो तनाव को कम करता है और समाधान की ओर मार्गदर्शन करता है। जब हम ईगो की भूमिका और इसके प्रभाव को समझते हैं तो एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि हम इसे सही तरीके से कैसे संतुलित कर सकते हैं। संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब ईगो अत्यधिक बढ़ जाता है या पूरी तरह से दब जाता है तो यह हमारी मानसिक और भावनात्मक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। सेल्फ अवेयरनेस या आत्मचेतना ईगो को संतुलित रखने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। जब हम खुद को
और अपनी प्रतिक्रियाओं को सही तरीके से समझ पाते हैं तो हम अपने ईगो को नियंत्रण में रख सकते हैं और खुद को एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि यह भी है कि हम अपने ईगो के प्रभाव को कैसे समझते हैं और उसे कैसे नियंत्रित करते हैं। इसका मतलब यह है कि जब हम किसी स्थिति में गुस्से या घमंड से प्रतिक्रिया करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि यह हमारी ईगो की प्रतिक्रिया हो सकती है और हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं। आत्मचेतना हमें यह समझने में मदद करती है कि हम किस तरह की मानसिक स्थितियों में हैं और हमारे ईगो की ताकत किस हद तक बढ़ रही है। ईगो का बढ़ा हुआ प्रभाव हमें अपनी असलियत से दूर कर सकता है। जब हम अपने ईगो को अधिक महत्व देने लगते हैं तो हम दूसरों की भावनाओं और विचारों को नज़रअंदाज करने लगते हैं। यह हमारे रिश्तों को प्रभावित करता है और हम केवल अपनी ही दुनिया में रहते हैं, जिससे अलगाव और अकेलापन बढ़ता है। सेल्फ अवेयरनेस हमें यह सिखाता है कि हम अपनी भावनाओं और विचारों के प्रति संवेदनशील रहें, ताकि हम अपने ईगो को न बढ़ने दें और रिश्तों को मजबूत बना सकें। ईगो और सेल्फ अवेयरनेस के बीच संतुलन बनाए रखना केवल व्यक्तिगत विकास के लिए जरूरी नहीं, बल्कि यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। जब हम अपने ईगो को सही तरीके से संतुलित करते हैं तो हम अपनी सोच और निर्णयों में स्पष्टता और समझ विकसित कर पाते हैं। यह हमें अपनी शक्तियों और कमजोरियों को पहचानने में मदद करता है, जिससे हम आत्मसंवर्धन की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस से हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर सकते हैं और सुधारने की कोशिश कर सकते हैं, जबकि ईगो हमें इन गलतियों को छुपाने या अनदेखा करने की प्रवृत्ति देता है। इसके अलावा जब हम अपने ईगो को संतुलित करते हैं तो हम अपने आसपास के लोगों के साथ बेहतर तरीके से जुड़ सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस हमें यह समझने में मदद करती है कि दूसरों के दृष्टिकोण और अनुभव भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने हमारे खुद के। इससे हम सहयोग और समझ का माहौल बना सकते हैं, जो व्यक्तिगत और सामूहिक विकास के लिए लाभकारी होता है। ईगो का संतुलन हमें यह भी सिखाता है कि आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बनाए रखते हुए हम दूसरों का सम्मान कर सकते हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी पहचान और मूल्य केवल दूसरों से तुलना करने से नहीं, बल्कि अपनी व्यक्तिगत अनुभवों और योग्यताओं से आते हैं। ईगो का सही संतुलन न केवल हमारी आंतरिक शांति को बढ़ाता है, बल्कि यह हमारे रिश्तों और जीवन की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाता है। कभी सोचा है कि ईगो को कंट्रोल करना इतना मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि ईगो कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, यह हमारे ही भीतर बैठा एक नकली राजा है, जो हमें यकीन दिलाता है कि हम सबसे अलग, सबसे बेहतर या सबसे दुखी हैं। और जब भी कोई हमारी सोच, पहचान या सुपीरियॉरिटी को चैलेंज करता है, ईगो चिढ़ जाता है। लेकिन अगर हम इसे सही तरीके से हैंडल करें तो ईगो हमारा मास्टर नहीं, एक साइलेंट ऑब्जर्वर बन सकता है। इसकी शुरुआत होती है ऑब्जर्वेशन ऐसी, बिना जज किए हुए। जब भी आपको लगे कि कोई बात ईगो वाली हो रही है, जैसे कोई आपकी इंसल्ट करे, आपकी एडवाइस को रिजेक्ट करे या आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी ना हो, तो उस मोमेंट को पॉज करो। खुद से पूछो, क्या ये मेरी असली सेल्फ को चोट पहुंचा रहा है या सिर्फ मेरे ईगो को? यही पॉज ही पहला स्टेप है अवेयरनेस का। मेडिटेशन इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल्स। ध्यान में हम अपने विचारों और भावनाओं को बिना उलझे हुए देखना सीखते हैं। जब आप रोज 10 से 15 मिनट शांत बैठकर अपने मन की हलचलों को देखना शुरू करते हो, तो ईगो की आवाज़ और आपकी आत्मा की आवाज़ के बीच फर्क साफ साफ दिखने लगता है। ईगो चिल्लाता है, तू छोटा लग रहा है, लेकिन अवेयरनेस धीरे से कहती है, ये बस एक सोच है, इससे ऊपर भी कुछ है। एक और तरीका है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। ईगो हमेशा चाहता है जो हमारे पास नहीं है वो मिले, जबकि ग्रैटिट्यूड हमें याद दिलाता है कि जो हमारे पास है वही काफ़ी है। जब आप रोज सुबह या रात को 3 चीज़ें लिखते हो जिनके लिए आप आभारी हो, ईगो थोड़ा शांत हो जाता है और मन थोड़ा संतुलित। फिर आता है वल्नरेबिलिटी को एक्सेप्ट करना। ईगो हमेशा हमें स्ट्रांग, परफेक्ट और अनब्रेकेबल दिखाना चाहता है, लेकिन सच्ची ताकत तब आती है जब हम अपनी कमजोरियों को भी अपनाते हैं। जब आप खुले दिल से कहते हो, हाँ मुझे डर लगता है, या हाँ मैं गलत हो सकता हूँ, तो ईगो हिलता है और वहीं से आत्मा बोलना शुरू करती है। इसी के साथ लिसनिंग प्रैक्टिस यानी गहराई से सुनना भी एक सट्टल तरीका है ईगो को शांत करने का।
ईगो हमेशा बोलना चाहता है, डोमिनेट करना चाहता है। लेकिन जब आप किसी को बिना इंटरप्ट किए सुनते हो, खासकर उस वक्त जब आप डिसएग्री करते हो, तो आप अपने ईगो को एक मैसेज देते हो, अब तू पीछे बैठ, मुझे ग्रो करना है। एक और अंडररेटेड तरीका है सर्विस, किसी की मदद करना बिना बदले की अपेक्षा के। ईगो हमेशा चाहता है कि हमें क्रेडिट मिले, एप्लॉज मिले। लेकिन जब आप किसी की मदद करते हो बिना आइडेंटिटी जताए, वहां ईगो डिसॉल्व होता है। जैसे जैसे आप दूसरों को अपलिफ्ट करते हो, आप खुद भी भीतर से हल्का महसूस करते हो। पर याद रखो, ईगो को खत्म नहीं करना है, बस उसका कंट्रोल छोड़ना है। ईगो को मारना नहीं, इवॉल्व करना है। ईगो को अपनी सीट से हटा दो, लेकिन कार में रहने दो, ताकि वो जरूरत पड़ने पर काम आए, लेकिन स्टीयरिंग व्हील पर ना हो। और सबसे जरूरी बात, एक्सेप्टेंस। ईगो हमेशा करंट मोमेंट को नकारता है, ये वैसा क्यों नहीं जैसा मैं चाहता हूं। लेकिन जब आप कह देते हो जो है वो है और मैं इसे एक्सेप्ट करता हूं, वहीं से ईगो की पकड़ ढीली होने लगती है। कभी सोचा है, जब ईगो चुप हो जाता है तो कौन बोलता है हमारे भीतर से? वो आवाज जो शांत है मगर साफ है, जो चीखती नहीं पर सच कहती है। वो हमारी असली सेल्फ होती है, जो ईगो के नकाब से बहुत दूर है। ईगो हमें लड़ाता है, ईगो हमें डराता है, ईगो हमें बार बार साबित करने में झोंक देता है कि हम कुछ हैं, हम खास हैं। पर जो वाकई खास होते हैं, उन्हें कभी चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब हम ईगो के पीछे भागना छोड़ देते हैं, तो हम देख पाते हैं कि सच्चा सम्मान साइलेंस में है, सच्चा कनेक्शन वल्नरेबिलिटी में है, और सच्ची शक्ति सरेंडर में है। ये मत सोचो कि ईगो बुरा है, वो बस डरा हुआ है टूटने से, हार जाने से। लेकिन जब तुम उसे प्यार से समझाते हो, तब वो तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा टीचर बन जाता है। तो अगली बार जब ईगो बोले तू छोटा लग रहा है, तू हार रहा है, तो मुस्कुरा देना और कहना, मैं कुछ साबित करने नहीं, खुद को समझने आया हूं। अगर इस वीडियो ने तुम्हें खुद से मिलने में थोड़ा भी मदद की हो, अगर कहीं अंदर की कोई परत खुली हो, तो इसी सफर को आगे बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब करो अनस्पोकन रेल्म को, जहां हम ईगो के शोर से निकलकर आत्मा की आवाज सुनते हैं, जहां हर शब्द सिर्फ कंटेंट नहीं, एक सोलफुल एक्सपीरियंस होता है। कमेंट में जरूर बताना, क्या तुमने अपने ईगो को कभी फेस किया है, या आज की बातों ने तुम्हें उस ओर एक कदम बढ़ाया। यही नहीं रुकेगा, ये बस एक शुरुआत है, क्योंकि अनस्पोकन चीजें ही सबसे ज्यादा बोलती हैं।